फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निसंतानता के में डाइट, लाइफस्टाइल और उम्र का क्या क्या रोल है। फीमेल की एज के बारे में थोड़ा सा आप एलाबोरेट करें। चाहूंगी कि ऑलवेज प्रेगनेंसी शुड बी प्लान। अभी है कि 35-40 साल की लेडीज को प्रेगनेंसी नहीं रोक सकती। हाँ तो थोड़ा सा आप टाइम इंटरकोर्स के बारे में एलाबोरेट करें कि डे 1 लीक हो जाता है तो उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रोक रही है। इसका मेडिकल लॉजिक क्या है, क्या ये सही है या गलत है? अच्छा, बहुत सारे लोग लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे। जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, बच्चा रखना है, तो लुब्रिकेंट्स यूज करना चाहिए कि नहीं? क्या ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, बांझपने की तकलीफें फैमिली में रन करती हैं, जेनेटिक होती हैं, आनुवंशिक होती हैं? अच्छा, इंटरकोर्स करने का टाइम ऑफ द डे से कोई फर्क पड़ता है? कुछ लोग बोलते हैं सर दिन में इंटरकोर्स करें या रात को करें, उसका कुछ फर्क पड़ता है? हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की है, इनफर्टिलिटी सीरीज, जिसमें हम लोग इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे पहलुओं को टच करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जनरल इनफर्टिलिटी के बारे में बात किया, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निसंतानता के में डाइट, लाइफस्टाइल और उम्र का क्या क्या रोल है। सपना, ये बताओ, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं। फीमेल की एज के बारे में आपने टच किया था। फीमेल की एज के बारे में थोड़ा सा आप एलाबोरेट करें। फीमेल्स में क्या होता है कि जैसे एज 30 ईयर से बढ़ती है, 28, 29, 30 से ऊपर जब महिलाओं की एज बढ़ने लगती है तो उनके जो अंडे होते हैं, न केवल उनके अंडे की क्वालिटी बट अंडे का नंबर भी कम होने लगता है। और ये बहुत कॉमनली हमारी प्रैक्टिस में देखने में आता है कि जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको एज फैक्टर के कारण प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है, या प्रेगनेंसी रहने के बाद मिस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एज के कारण अंडे की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है और अंडे का नंबर तो कम हो ही रहा है। इसलिए आइडियली अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो 25 से 30 इयर्स का जो एज ग्रुप है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी मैरिजेस लेट हो रही है या फिर आपके कोई प्रोफेशनल गोल्स हैं और आप प्रेगनेंसी को लेट प्लान करना चाहते हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलिए। हमारे पास एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH करके रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट होता है, जिससे हम महिला की ओवेरियन रिजर्व को असेस कर सकते हैं और उस रिपोर्ट से कपल्स को अपने आप में गाइड कर सकते हैं कि वो कितने साल के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर उनका AMH कम हो रहा है उन केस, तो उनको हम ये अवेयर कर सकते हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं कि अभी आपको जल्दी प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार मेरे पास कपल्स आते हैं कि हमको कभी किसी ने पहले बताया ही नहीं, हम अपने करियर और प्रोफेशनल गोल्स में लगे हुए थे, लेकिन जब 35 साल में वो मेरे पास आते हैं तो बहुत हताश और निराश आते हैं कि हमको किसी ने गाइड नहीं करा। AMH एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हम लोग इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है। हालांकि थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन AMH से हमको हमारा स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट पता चलता है। AMH की नॉर्मल वैल्यू 2.1 से लेकर 4.1 के बीच में होती है। अगर 4.1 से ज़्यादा AMH होता है तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है, और 2.1 से कम होता है तो डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। जब डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व होता है और पेशेंट की उम्र कम होती है तो या तो हम लोग जल्दी ट्रीटमेंट करने का बोलते हैं या फिर हम उसको जल्दी IUI या IVF करने का एडवाइस करते हैं ताकि उसके अपने अंडे से प्रेगनेंसी रुक सके। ये AMH हमको बायोलॉजिकल क्लॉक जो सपना ने बताया उसके बारे में भी हमको बताता है, और ओवेरियन रिजर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पहले ज़माने में FSH, इनिबिन A और बाकी बहुत सारे टेस्ट करते थे, लेकिन ओवेरियन AMH के साथ अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड पे हमारा एट्रल फॉलिकल काउंट देखेंगे तो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस पॉइंट के साथ मैं एक पॉइंट यहाँ पे सामने लाना चाहूँगी कि ऑलवेज प्रेगनेंसी शुड बी प्लान। प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, ये हमने एक अलग वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट मैं यहाँ बताऊंगी कि जो भी कपल्स जब भी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, और खास तौर से महिलाएं जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अंडे की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो कई बार जब वो प्लानिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। लेकिन पहले 3 महीने में या तो उनको ब्लीडिंग हो जाता है, या अबॉर्शंस हो जाते हैं, या बच्चे की धड़कन आके, फीटस की धड़कन आके बंद हो जाती है और वो बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी को अगर प्लान करना है तो 3 महीने पहले गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले, और वो आपको अप्रोप्रिएट प्री कंसेप्शनल विटामिन प्रॉपर डोज में चालू करेंगे, आपके बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स करेंगे और आपका एक बेसिक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके चेक करेंगे कि आपको और कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने ये बताया कि 25 से 30 साल की एज में लेडीज़ को प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 35-40 साल की लेडीज़ को प्रेगनेंसी नहीं रोक सकती? बिल्कुल रोक सकती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है,
प्रेगनेंसी रहने के बाद मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन प्रेगनेंसी को 9 महीने तक खींचना, बच्चे को एक अप्रोप्रिएट 37 to 48 वीक्स तक खींचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मदर को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा बढ़ना है, और बच्चा जो फीटस है उसमें IUGR ग्रोथ रिटार्डेशन है, बच्चे का वज़न कम है, पानी कम हो जाना, ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो एज फैक्टर के साथ एल्डर एज ग्रुप में देखने में आते हैं, और इस तरह की प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बोलते हैं। सबने बधाई हो मूवी देखी होगी जिसमें नीना गुप्ता को ऐसा दिखाया गया है कि 45-47 की एज में प्रेगनेंसी रुकी है। हमारी इतने सालों की प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि जब पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तब इतना जल्दी प्रेगनेंसी आराम से रुकती नहीं है, क्योंकि उसमें सब क्लिनिकली स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रेगनेंसी आपको आराम से रुक जाएगी। हालांकि प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के साथ प्रेगनेंसी रुक सकती है और नेचुरल भी रुक सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल जिसकी उम्र 40 या 35 के आसपास हो उसको IVF ही कराने की ज़रूरत पड़े। जब हम लोग है ना पेशेंट को या कपल्स को पहली बार मिलते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे नोट्स में एक चीज़ होती है एक्टिव मैरिड लाइफ। इसमें क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि ऑन पेपर की शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन हम उनको पूछते हैं कि आप ट्राई कब से कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो ट्राई ही नहीं कर रहे होते। लेकिन क्या होता है कि एक सोशल प्रेशर बैकग्राउंड में रहता है कि अरे हमारी शादी को तो 5 साल हो गए और अभी तक हमको बच्चा ही नहीं हुआ है, जबकि एक्चुअली कपल 2 या 3 महीने से ही ट्राई कर रहे होते हैं। इसलिए एक अप्रोप्रिएट गाइडेंस और क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ये आपने जो ट्राई करने का बोला, हमारी OPD में बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि पता ही नहीं होता है कि साइकिल के कौन से दिन पे ट्राई करना है, साइकिल का कौन सा दिन है वो भी उनको नहीं पता होता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जब पीरियड खत्म हो जाता है उसको डे 1 गिनते हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा आप टाइम इंटरकोर्स के बारे में एलेबोरेट करें कि डे 1 किसको बोलते हैं, डे 10 किसको बोलते हैं, कब कब कितने दिन एक साइकिल में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स होना चाहिए। सबसे पहले तो जो पीरियड जिस दिन आता है उसको हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, हम कभी भी पेशेंट हमारे फीमेल हमारी कैबिन में आती है, हम सबसे पहले बोलते हैं कि आपकी मासिक चक्र का तारीख क्या है, व्हाट इज़ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो वो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होता है, और उसमें ये समझना ज़रूरी है कि पीरियड जिस तारीख को आया है उसको हम डे 1 गिनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉर्निंग में आया, शाम को आया, रात को आया, दैट इज़ कॉल्ड एज डे 1। और अंडा की और अंडा बनने और हार्मोन्स की साइकिल को थोड़ा सा अगर हम समझें कि एक मासिक चक्र अगर 28 से 30 दिन का होता है तो उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 14 डेज़ के एक आइडियल साइकिल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, हालांकि हर महिला की साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग होता है। तो 14 दिन है उसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फॉलिकल मतलब अंडा, अंडा बनने का जो प्रोसेस है और अंडा छूटने का प्रोसेस है उसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और जो सेकंड हाफ ऑफ द फेज है उसको हम लूटियल फेज बोलते हैं। जब अंडा छूट गया है और अगर स्पर्म और अंडा मिलते हैं तो उससे प्रेगनेंसी चिपक रही है तो उसको हम ल्यूटरल फेज बोलते हैं। तो इस तरह से 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो अंडा जो बनने का प्रोसेस है वो 5वें-6ठे दिन से चालू हो जाता है। धीरे धीरे शुरू में अंडे छोटे होते हैं, तीसरे दिन से ये प्रोसेस इन द फ्लो चालू रहता है, लेकिन अंडा जो ग्रो करता है 5वें-6ठे दिन से इतने सारे अंडों में से कोई 1, 2 या 3 अंडे बढ़ने शुरू होते हैं और उसको हम बोलते हैं फॉलिकल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। और जब वो अप्रोप्रिएट साइज का बन जाता है तो वो ओव्यूलेट होता है। लगभग 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में एवरेज हम समझाते हैं, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि उनकी साइकिल्स कैसे है। अगर किसी की शॉर्ट साइकिल होती है, 22 या 25 दिन की साइकिल होती है तो 8वें दिन से भी अंडा बनने लग जाता है, या किसी की 35 या 40 दिन की साइकिल होती है तो उनका 15वें 16वें दिन या 20वें दिन तक भी अंडा बनता है या छूटता है। इसलिए आइडियली 9वें 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में, पीरियड के 9वें 10वें दिन से 20वें दिन के बीच का जो टाइम होता है यह मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें रेगुलर इंटरकोर्स करना चाहिए। इंटरकोर्स करने का अलग अलग तरीका होता है। ऑल्टरनेट डे भी आप ट्राई कर सकते हैं, 2 दिन 1 दिन भी कर सकते हैं कि 2 दिन ट्राई करा, 1 दिन का ब्रेक करा, बट दैट इज़ द टाइम पीरियड जो हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी रहने का मैक्सिमम चांसेस होते हैं। हर रोज लेकिन करने का नहीं बोलते, क्योंकि मेल्स में तीसरे दिन के बाद चौथे दिन इजैकुलेशन होने का चांसेस बहुत कम होता है, इसलिए बीच में 1-1, 2-2 दिन का गैप रखने का बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स की और उनके हस्बैंड्स की एक कंप्लेन है कि जब वो लोग इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद सीमेन लीक हो जाता है, तो उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। इसका मेडिकल लॉजिक क्या है, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एवरी कपल हमसे पूछता ही है। लेकिन जब इंटरकोर्स होता है तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। अगर जिन्हें 4 या 5 दिन संबंध नहीं रखा है तो ऑटोमेटिक उनका जो वॉल्यूम ऑफ सीमेन है वो थोड़ा हाई होता है, तो वो फ्लो आउट करता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरकोर्स रखने के बाद विदिन 10-15 मिनट्स जो स्पर्म्स होते हैं वो असेंड करना शुरू हो जाते हैं नलियों की तरफ।
अब कई बार वो बोलते हैं कि लेग ऊपर करने हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, वो करना है तो कर सकते हैं, बट साइंटिफिकली इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप क्या बोलेंगे? सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं और वो जब इजैकुलेशन होता है तो सीमेन लिक्विड फॉर्म में होता है, उस सीमेन एक जेल फॉर्म में होता है, उसके बाद उसमें लिक्विफेक्शन होता है 45 मिनट्स के बाद, और उसमें से सीमेन में से स्पर्म्स तैर के ऊपर जाते हैं। राइट। जो जब फीमेल एक लेटी हुई होती है तो यूट्रस की पोजीशन ऐसी होती है और वजाइना स्लाइटली नीचे की साइड होता है, इसलिए जब वो सीमेन उसमें से जाता है तो वो बाहर ऑटोमेटिक आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सीमेन स्पर्म्स लीक आउट हो जाते हैं। सीमेन लीक होना और स्पर्म्स लीक आउट होने में फ़र्क है। जैसा सपना ने बताया, बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई है कि इंटरकोर्स के विदिन 10 to 15 मिनट्स बाद स्पर्म्स ऊपर फेलोपियन टिप्स तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो पोजीशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे। जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, बच्चा रखना है, तो लुब्रिकेंट्स यूज़ करना चाहिए कि नहीं? हमने हमारी वीडियो में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की बात करी थी, और वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का मतलब ही है कि कोई भी जेलीज, लुब्रिकेंट्स, डिओड्रेंट्स, फ्रैगमेंटेड आइटम्स, ये सब अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज दे कैन बी स्पर्मिसाइडल, वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि वेजिटेबल, अगर बहुत डिफिकल्ट इंटरकोर्स है तो वेजिटेबल ऑयल या प्लांट बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि उसको बट हम जनरली उनको अवॉइड करने का ही बोलते हैं। क्या ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, बांझपने की तकलीफें फैमिली में रन करती हैं, जेनेटिक होती हैं, आनुवंशिक होती हैं? मेल्स में कुछ तरह की डिजीजेज होती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक हम देखते हैं, इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो फैमिलीज़ में रन करता है। तो इसलिए अगर मेल रिपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस टाइम में हम लोग और जेनेटिक टेस्टिंग या कैरोटाइप टेस्टिंग हम ये सोचते हैं। और फीमेल्स में जैसे हमने बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, लाइक पीसीओएस, तो पीसीओएस में भी एक थोड़ा बहुत जेनेटिक फैक्टर होता है। अच्छा, इंटरकोर्स करने का टाइम ऑफ द डे से कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग बोलते हैं सर दिन में इंटरकोर्स करें या रात को करें, उसका कुछ फ़र्क पड़ता है? आई थिंक साइंटिफिकली तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि सबके जॉब टाइमिंग्स अलग होते हैं, कोई नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब अंडा छूट रहा है वो टाइम पे ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन के समय इंटरकोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनकी फॉलिकल मॉनिटरिंग एक बहुत कॉमन टेस्ट है, कोई लोग रेडियोलॉजिस्ट के पास करवाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी बार बार अंडा देखने के लिए बुलाते हैं, तो हम फॉलिकल मॉनिटर करके उनको बताते हैं कि आपका अंडा कब तैयार है और कब छूटने वाला है, और उन दिनों में खास उनको संबंध रखने का हम समझाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एज के बारे में बात किया। फीमेल की एज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि लाइफस्टाइल और डाइट हम लोग बात करना रह गया, वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हमको आप मैसेज करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।